Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher, accounting teacher. My name is Mr. Sipriyasin Kazmi. मैं आज आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और नीड्स के हवाले से। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर की क्लास में इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे बात करेंगे। जब हम स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे बात करते हैं तो पंजाब बोर्ड जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं तमाम बोर्ड का एक ही स्कीम ऑफ स्टडी है इस सब्जेक्ट्स के हवाले से। ये इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट्स। इसके टोटल मार्क्स 100 होंगे। 100 मार्क्स जो कंसिस्ट करेंगे वो दो पोर्शंस पे कंसिस्ट करेंगे। एक इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और एक इसका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में MCQs गिवन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। MCQs के अंदर डियर स्टूडेंट कोई चॉइस नहीं होती है, 20 ही गिवन होते हैं, 20 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। एक MCQs के नंबर 1 है तो ये टोटल 20 बन जाते हैं। फिर हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन पे जाएं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा इसका शॉर्ट डेफिनेशंस पे होता है और एक इसका लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होता है। जो शॉर्ट डेफिनेशन है ये भी 20 मार्क्स की है, इसमें भी चॉइस नहीं होती है, आपने 20 ही अटेम्प्ट करनी होती है। मतलब इसमें 20 भी हो सकते हैं 20/1 और सम टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो सकता है। प्रैक्टिकल जो पोर्शन होगा उसमें 5 न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक के मार्क्स 20 हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 60 मार्क्स बन जाते हैं। सब्जेक्टिव अगर हम टोटल करें 60 + 20, 60 + 20 तो ये टोटल 80 बन गए। इस तरह ऑब्जेक्टिव के 20 ऐड करें तो ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। ये बेटा आपके अकाउंटिंग की स्कीम ऑफ स्टडीज़ है। तमाम पंजाब बोर्ड्स जितने भी हैं उसमें सरगोदा बोर्ड भी आता है तो मैं आपको सरगोदा बोर्ड के पैटर्न पे पढ़ाऊंगा। ऑल पैटर्न्स आर सेम, इसमें कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है, सेम ही कंसेंसस के साथ ये पढ़ाया जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट्स के हवाले से अब जाने से पहले थोड़ा सा मैं गाइड करता चलूँ इस हवाले से कि देखिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू है। आपने 10th तक ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा। इवन कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपने पहले नहीं पढ़े। ये आपके लिए बहुत फर्स्ट टाइम आप इसको देखेंगे, आप पढ़ेंगे भी सही। अच्छा, इस सब्जेक्ट्स की अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट तक जाने के लिए अकाउंटिंग को डिफाइन करने से पहले हम इसको देखते हैं नीड कैसे क्रिएट हुई अकाउंटिंग की। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहले जब हमारे पास पैसा नहीं होता था, करेंसी नहीं थी, जिसे कह लें मनी नहीं था, तो हमारे पास बार्टर सिस्टम था। ऑलरेडी आपने 9th 10th के अंदर या पिछली किसी क्लास में बार्टर सिस्टम के हवाले से कोई थोड़ी हाव ना होगी। बार्टर सिस्टम में बेटा क्या होता है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही के कंसर्न में। मिसाल के तौर पे एक चीज़ किसी को चाहिए, उसको दूसरी चीज़ के अगेंस्ट वो चीज़ मिल जाती है, और किसी एक शख्स को एक चीज़ चाहिए, उसको दूसरी चीज़ के अगेंस्ट वो चीज़ मिल जाती है। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें था क्या, मैं इसको एक एग्जांपल से क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, इसको फिश खाने को दिल कर रहा है। सेम मिस्टर बी है, उसको बीफ खाने को दिल कर रहा है। अब मिस्टर बी के पास फिश है और मिस्टर ए के पास बीफ है। दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं। मिस्टर ए के कंसेंसस में है कि वो फिश लेना चाहता है मिस्टर बी से, और मिस्टर बी के कंसेंसस में है कि वो मिस्टर ए से बीफ लेना चाहता है। अब इन दोनों के दरमियान वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, बीफ और फिश एक्सचेंज हो जाती है दोनों पार्टीज के साथ, दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिश एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीफ। देखें, अगर आज हम इस ट्रांजैक्शंस को मैयर करें तो हमें ये बड़ी स्टूपिड सी चीज़ लगेगी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती थी बिटवीन 2 पार्टीज के दरमियान। अच्छा, यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई एक मैकेनिज्म, कोई एक टूल चाहिए था, और उसकी बदौलत हमें मनी सामने आई, करेंसी सामने आई, करेंसी का वजूद आया। अच्छा, जब करेंसी भी आ गई, अब ट्रांजैक्शंस दोनों पार्टीज के दरमियान होगी, आपके ट्रांजैक्शंस को मेजर भी किया जाने लगा कि वैल्यू क्रिएट होगी। अब मछली की कीमत और बीफ की कीमत में आपको वेरिएशन नजर आई, आपने वैल्यू से फाइंड आउट किया। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत मैथडोलॉजी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके हम उसको भी सीखेंगे कि कैसे एक वैल्यू डिफाइन होती है किसी एक चीज़ के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ट्रांजैक्शंस भी हो गई। अब उस ट्रांजैक्शन से हमने ये देखना है कि हमें बेनिफिट्स क्या हुआ इन ट्रांजैक्शंस का, या हमें इस बेनिफिट्स के अगेंस्ट एडवर्स इसमें नुकसान क्या हुआ। अब किसी एक ट्रांजैक्शन का फ़ायदा और नुकसान जानने के लिए हमें फिर कोई एक आर्ट, एक तरीकाकार सीखना पड़ना था कि ट्रांजैक्शन मनी की बदौलत हो तो गई है, लेकिन ए को और बी को इसमें क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या लॉस हुए हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा गया। अच्छा, रिकॉर्ड के हवाले से बेटा मैं गाइड करता चलूँ। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, राइट करना, किसी ट्रांजैक्शन को
लिख लेना। अच्छा, लिखने के जुमरे में अगर मैं कुरान की एक आयत इसकी ट्रांसलेट जरूर करूंगा कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद कहती है कि अपने मोमनों, अपने लेन देन को लिख लिया करो। अब लिखने का मतलब है राइट कर लेना। अच्छा, इसके बेनिफिट क्या है? मैं एक मिसाल से बात करता हूँ। आपका एक दोस्त है, उसकी दुकान है, आप अपने दोस्त की दुकान पर जाते हैं, शॉप पर, उसे फ्रेंडशिप के अंदर ही वो चीज़ें आपको सर्विसेज देता है। कभी कहता है आप चाय पी लो यार, बिस्किट खा लो, बॉटल उठा लो, लेज उठा लो, व्हाटएवर। ये फ्रेंडशिप के अंदर चल रहा होता है मामला। अच्छा, इसमें फ्रेंडशिप के अंदर मामला जब चल रहा होता है तो उस वक्त हम इस चीज़ को इनहैंस नहीं कर रहे होते, परसीव नहीं कर रहे होते कि यार ये जो कारोबार हम कर रहे हैं इसका असल मकसद क्या है, मैं कारोबार क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं दोस्तों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहा हूँ या सोशल होके कर रहा हूँ काम, यानी कि इसमें कोई बेनिफिट्स हैं, पीछे मेरे कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। तो बिजनेस जब भी बेटा किया जाता है, इस एग्जांपल को समझाने से पहले मैं बताऊँ कि बिजनेस क्या है। बिजनेस ये वो एक्टिविटी है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती है जिसमें आप नफा और नुकसान कमाना होता है। आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। अच्छा, इसके साथ अकाउंटिंग में अगर लेके बिजनेस को डिफाइन करें तो अकाउंटिंग कहती है कि कोई भी लीगल काम है, कानूनी काम है, जो उस मुल्क का कानून, उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशंस, आइन आपको इजाज़त देता है, मजहब इजाज़त देता है, आप वो कारोबार कर सकते हैं, वो लीगल, डिक्लेयर लीगल है गवर्नमेंट की तरफ से। सो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस है। अब आपने दोस्त को खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक जारी बात है, ह्यूमन नेचर है, आप किसी इंसान से तंग भी आ जाते हैं, यार ये रोज ही आ जाता है मेरे पास, रोज ही आगे खाने लग जाता है। एक जगह पर जाकर आप जरूर सोचेंगे कि यार मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं कब तक दोस्तों को फैसिलिटेट करता रहूंगा। इसी तरह आप जब उसका इंदराज नहीं किया था तो अब आपको यहाँ पर आगे क्वेश्चन अराइज हो गया कि मैंने इतना अरसा जो दोस्तों को खिलाया है, किसी दोस्त को भी, तो मैंने कितना एक खिला दिया था, मैंने उसका, मेरे पास कोई रिकॉर्ड है उसका, मुझे कितना एक नुकसान हो गया। यहाँ पर ज़रूरत पेश आई कि लिखने की ज़रूरत पेश आई। जब लिख लेंगे तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी सेल होती है तो बेटा स्टाम्प पेपर लिखा जाता है। इवन देन आप कोई चीज़ बाय या सेल करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको रसीद मिलती है, एक एविडेंस मिलता है, वो भी राइट किया जाता है। तो राइटिंग का, रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाता है कि आपने ये जो ट्रांजैक्शंस की है इससे आपको नफा हुआ है या नुकसान हुआ है। अकाउंटिंग का पहला फोकस ही है कि रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शंस को। तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए थी जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड कर सकें। हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अकाउंटिंग की नीड्स क्रिएट हुई, एक सब्जेक्ट बना जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फाउंडर कौन है, क्या है, ये सेकंड लेक्चर में जाके इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा जब हम व्हाट इज अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को रीड करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, किसने बताया और ये सब्जेक्ट कैसे मेरे में आया। तो ये नीड थी इसकी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाते हैं। देखिए, हर चीज़ की एक अहमियत है, इंसान की भी अहमियत, अल्लाह ताला ने तख्लीक इंसान को किया। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान में कहती है कि मैंने किसी को भी बनी हुई इंसान, ये दुनिया के अंदर जो भी मेरी क्रिएशन है उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस, अहमियत है, वो बगैर इंपॉर्टेंस के नहीं आई। सो लाइक दैट अगर दुनिया के अंदर हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है तो हर एक सब्जेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंस है। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग के हमें क्या इंपॉर्टेंस देती है? अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस ये, अगर इसको मैं जनरली एक्सप्लेन करूं, नाउ डे जैसे कॉमर्स की फील्ड है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका पहला सवाल तो यही होता है कि मैं ICOM में क्यों आऊं, मैं कॉमर्स क्यों पढ़ूं, मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ूं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका स्कोप क्या होगा, ये सबसे पहला सवाल आता है कि मैं क्यों चीज़ पढ़ रहा हूँ, इसके मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, ये अप्लाई कैसे होगा जाके सोसाइटी के अंदर। मैं पहले इसका जनरल एग्जाम्पल एक क्लियर करता हूँ, फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें स्टूडेंट देखिए, मैं इसकी मिसाल दूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी शोबाजात हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना भी दुनिया के अंदर मामला चल रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वट एवर जो भी हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, सबको कॉमर्स स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किन में? उनमें ज़्यादातर अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनको अकाउंटिंग सब्जेक्ट आता है। देखिए, डॉक्टर एक हॉस्पिटल बना लेता है, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको बजटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हियर नीड टू
how we calculate the budget to construct one of the hospital। तो हॉस्पिटल को बनाने के लिए आपको किसी एक ऐसे बंदे फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत पड़ती है जो कि आपको कैलकुलेट करके देता है एक एक कास्ट उसकी, एक एक एलिमेंट जिसमें आपको वो गाइड करता है कि ये हॉस्पिटल इतने में बनेगा। फिर हॉस्पिटल बन गया, हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉइज़ की एम्प्लॉयमेंट होगी, उनको तनख्वाह देनी है, ओवरहेड्स होंगे, ओवरहेड्स कहते हैं एक्सपेंसेस को, अखराजात को, वो खर्चे कैलकुलेट करने। तो कैसे कैलकुलेट करने? एक डॉक्टर जिसने MBBS किया उसको नहीं पता कि ये खर्चा है या नहीं है, ये अखराजात होते क्या हैं, तो उसको यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत पड़ती है जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं, उसको अकाउंटिंग आती है। तो सबसे पहले तो स्कोप ही है। फिर इंजीनियर देख लें, जितने बड़े बड़े प्लाजे हैं, रोड हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, तो इंजीनियर्स को भी बजट की ज़रूरत पड़ती है, बजटिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप लोग ही हैं बेटा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो गाइड करते हैं इंजीनियर्स को, बजट प्रोवाइड करते हैं, बजट कैलकुलेट करके देते हैं, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके देते हैं, उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स कैलकुलेट करके देते हैं। तो ये इसका स्कोप है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज जा रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जा रहे हैं, वहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, वो इनकी ज़रूरत है। आप ये समझ लें कि आप बैकबोन होते हैं किसी के। तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, कॉमर्स की ओवरऑल इंपॉर्टेंस ये है। और अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में है, तो अकाउंटिंग में है, जब अकाउंटिंग बिजनेस के लिए बना है, बिजनेस के लिए सब्जेक्ट्स है, बिजनेस का नफा नुकसान निकालने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ये सब्जेक्ट बना गया। अच्छा, नफा और नुकसान की मैं एक बात कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2000 की चीज़ें बेची हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2000 की चीज़ें बेची हैं। बी ने 2000 पे मिस्टर ए को दे दिए, मिस्टर ए ने 2000 की गुड्स किसको दे दी? मिस्टर बी को दे दिए। ये ट्रांजैक्शंस हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन से मिस्टर ए को क्या फ़ायदा हुआ, जो कि बिजनेसमैन है, जिसने चीज़ें 2000 की बेची हैं। अब उसको मेजर करने के लिए कोई टूल चाहिए जिसे कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग टेक्निक्स के अंदर प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिनेशन करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम निकालते हैं। अच्छा, वो जाके फर्दर ऑन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके दिखाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी बिजनेस। ओके बेटा, देन कम टू द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि जैसे एक आम शख्स कहता है कि मेरी ये पोजीशन है, मेरी माली हैसियत ये है, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन 3 एलिमेंट्स के दरमियान होता है। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। मिसाल के तौर पे एक कारोबार मैंने शुरू करना है। इस कारोबार के लिए मुझे कीमती एशिया की ज़रूरत है, मुझे बिल्डिंग की ज़रूरत है, मुझे फर्नीचर की ज़रूरत है, मुझे फर्नीचर के उसकी लेआउट की ज़रूरत है, मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे मे भी मशीन की ज़रूरत पड़े। तो ये डिफरेंट कीमती एशिया होती हैं किसी कारोबार की। हम इन डिटेल पहले चैप्टर के अंदर भी इन कीमती एशिया जिसे एसेट्स कहते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकली हम प्रूव भी करेंगे कोई चीज़ कैसे एसेट्स होती है। एसेट्स को फिर फर्दर ऑन कि मैं इसको डिफाइन भी करूंगा। मेरे पास अपने 3 लाख रुपए हैं, इसे कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, यानी कि मालिक का अपना सरमाया। मैंने एक एस्टिमेशन लगाई कि एक छोटे से छोटा कारोबार मैंने करना है तो मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, मेरे अपने पास 3 लाख रुपए हैं। इसका मतलब है मेरे पास ये सफिशिएंट फंड नहीं है, मुझे 2 लाख मजीद चाहिए। तो 2 लाख के लिए मैं क्या करूँगा? लोन ले लूँगा। तो लोन लेने के लिए ऑप्शन ये है कि आप फ्रेंड से ले सकते हैं, आप रिलेटिव से ले सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं, लाइक बैंक से ले लेते हैं लोन। अब आप फॉर एग्जांपल आप बैंक से 2 लाख का लोन ले लेते हैं। अब आपका टोटल कारोबार शुरू करने का सरमाया कितना हो गया? 3 लाख आपका अपना, 2 लाख का आपने कर्जा ले लिया बैंक से, आप टोटल हो गया 5 लाख। इन 5 लाख से बेटा आप क्या खरीदेंगे? बिजनेस की कीमती एशिया जिसे कहते हैं एसेट्स, और अपना कारोबार शुरू कर देंगे। ये एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, ये हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं कि कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस ये है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करके बताता है, इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताता है। इंशाल्लाह जाके हम प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर जाके इसको ब्रीफली देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं किसी कारोबार की। फिर लास्ट में हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में बेटा ये देखें, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। बेटा कोई भी कारोबार है, उसके ऊपर कोई भी लीगल केस हो सकता है,
अब यहां पर भी रिकॉर्डिंग की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाएगी, थोड़ी सी बल्कि बहुत ज्यादा। देखिए, जब आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, कोई भी किसी भी कारोबार के ऊपर केस हो जाता है तो अदालत के अंदर आपने उस केस के केस एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए भी आपको कोई ना कोई एविडेंस की जरूरत होती है। तो एविडेंस अगर राइटिंग में होगा तो आप उतना ही केस में स्ट्रांग होंगे। अगर वही एविडेंस आपके पास नहीं है और आप जुबानी कलामी बात कर रहे हैं तो जुबानी कलामी बात के अंदर आपकी वो वुकत नहीं होगी, उस ट्रांजैक्शन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिकॉर्डिंग का ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो अकाउंटिंग टेक्निक यूज नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा इसका बेनिफिट है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। अच्छा बेटा, टैक्स क्या होता है? टैक्स वो गवर्नमेंट की तरफ से वो मार्जिन, वो प्रॉफिट जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है किसी भी कारोबार से, जो कारोबार नफा या नुकसान कमाता है। ये नफे पे कैलकुलेट होता है, नुकसान पे कैलकुलेट नहीं होता। कोई कारोबार जितना प्रॉफिट कमा रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कहती है टैक्स देती है। अच्छा, अब टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है? पहले ही फेज पे चले जाते हैं। जब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस को, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हमारा ट्रू प्रॉफिट कितना है जो हमने अर्न किया है। अर्न करने के बाद आपको ट्रू पिक्चर आ जाती है, फिर आप इस एबल होते हैं कि हमने कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट ने एक रेट दिया होता है कि इस इतनी आमदनी होगी तो इतना टैक्स रेट लगेगा, इतनी आमदनी होगी तो इतना टैक्स रेट लगेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट को रिकॉर्ड प्रोवाइड करना अपने इनकम का, ताकि वो टैक्स लगा सके। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। द थर्ड वन इज देयर कि आप इसमें आए अकाउंटिंग यूजर्स। देखें, अब अकाउंटिंग यूजर्स पे बात करें, अकाउंटिंग को कौन कौन यूजर्स हैं अकाउंटिंग के। अच्छा, इसमें इंटरनल यूजर आ जाते हैं, एक्सटर्नल यूजर आ जाते हैं और गवर्नमेंट आ जाती है। अच्छा, इन डिटेल जाके सेकंड लेक्चर के अंदर मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। अकाउंटिंग यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? फॉर डिसीजन मेकिंग, अपने अपने कंसर्न के फैसले करने के लिए। अगर इंटरनल में बात करूं, इंटरनल में मैनेजमेंट आ जाती है। जैसे एक बिजनेस का ऑनर है, मालिक है, उसको कारोबार का सही नफा नुकसान क्यों चाहिए, ताकि वो फैसला कर सके कारोबार को आगे चलाना है या नहीं चलाना। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है अकाउंटिंग कि आपने आगे फैसला कारोबार के हवाले से क्या करना है। एक्सटर्नल यूजर्स पे और गवर्नमेंट पे मैं बाद में बात करूंगा। अभी फिलहाल अकाउंटिंग यूजर्स में ये लोग यूजर्स होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये इन्फॉर्मेशन से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इंशाल्लाह इन डिटेल जाके हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद द लास्ट वन इज कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब किस फॉर्म में कम्युनिकेट करनी है यूजर्स को, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमने उसको फॉलो करना होता है। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, ये इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, जिसमें हमें क्लियर होगा कि हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस वे में कम्युनिकेट करते हैं कि हमें उसके कोई फायदे या नुकसान के बारे में पता चल सके। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम ये 4 ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस लेक्चर को थोड़ा सा। आज हमने पढ़ा नीड्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, और स्कीम ऑफ स्टडीज भी देखी है, बोर्ड पैटर्न को भी स्टडी किया है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई क्यूरी हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम एंटरटेन भी करेंगे। अपना ख्याल रखें, आप पढ़ें, फोकस करें, स्टडी करें। ये बिल्कुल सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आपके लिए बड़ा आसान होगा। इसमें फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पढ़े, इंशाल्लाह आपको इसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली समझ आनी शुरू होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।